नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेई या नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें 2 से 3 सवाल आते हैं, यानी कि आपके 8 से 12 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी लेते हुए चलेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छा रहे। आगे आपको इंग्लिश में चीज़ें करनी होंगी, तो इस वजह से। ठीक है, अच्छा, मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार कुशवाहा है और मैं एक आईआईटी जेईई और नीट का टीचर हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित जो एक सिद्धांत है, शुरुआती सिद्धांत है, इसको बोलते हैं वर्नर का सिद्धांत, है ना। तो वर्नर के सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। तो वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है, इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लें, वर्नर का सिद्धांत। जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसको एक टाइप से अगर पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लें और थोड़ा सा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ताकि आपका बोर्ड्स एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है वो भी तैयार हो। और जे या नीट का अगर पेपर देने वाले हैं तो उसका आप अप्रोच क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, तो अच्छा, उप सहसंयोजक यौगिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 है ना, इसका नाम आपको पता होगा, पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, तो ये उप सहसंयोजक यौगिक का एक एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको अपन बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। ठीक, ये क्या है आपका केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ में जो लगे हुए सीएन मॉलिक्यूल है या आयंस है, ये आपका कहलाते हैं लिगैंड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लिगैंड। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका उप सहसंयोजक यौगिक होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, है ना। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल और इनकी नेमिंग वगैरह सारा कुछ आगे पढ़ेंगे, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पढ़ाते हैं नॉर्मली, लेकिन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँ तो कोशिश करूंगा किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, तो वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है? वर्नर का सिद्धांत ये कहता है कि दो चीजों की बात की इन्होंने, एक प्राथमिक संयोजकता की और दूसरी द्वितीयक संयोजकता की। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, इसको आप समझ लीजिए, है ना। ये दो ही पॉइंट्स हैं, वर्नर के सिद्धांत को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, जो कि आयनित हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो K4FeCN6 है ना, तो यहाँ पे जैसे आपको ये सपोर्ट किसी सोल्यूशन में पानी में डालते हैं तो ये कौन सा आयन देगा, एक K+ आयन देगा और एक आपका FeCN6 होल 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 4K+ होगा तो वहां पे 4 माइनस, तो ये आयंस देगा। ठीक है, तो ऐसी संयोजकता होती है जो कि आयनाइजेबल होती है, मतलब आयनित हो सकती है। ठीक है, तो
ये क्या हो सकती है, ये आयनित हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये किसके बराबर होगी, तो आप सिंपली याद रखें कि ये जो भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण संख्या है ना, ये ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके बराबर होती है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देखें तो इसमें आप जो केंद्रीय परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो क्या? ठीक है, अच्छा, ये वाला आपको क्वेश्चन दिया जाए, ये आप कर चुके होंगे, जो रेडॉक्स अभिक्रिया वाला चैप्टर है उसमें। तो यहाँ पे आप निकालें तो पोटेशियम का +1 होता है, तो 4 है तो +4 हो जाएगा। इसका निकालना है केंद्रीय परमाणु का x मान लो, और साइनाइड का -1 होता है, 6 है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 है ना। यानी कि इस आपके कंपाउंड में है, इस यौगिक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। यानी प्राथमिक संयोजकता एक प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को बताती है और जो कि 2 के बराबर होती है। ठीक है, अब द्वितीयक संयोजकता किस बारे में बात करती है, तो द्वितीयक संयोजकता बात करती है कि आपके एक टाइप से कितने यहाँ पे ये लिगैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आएगा कि ये एक दंती है या द्विदंती है या बहुदंती है। जैसे साइनाइड होता है तो साइनाइड आपका एक दंती होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी द्वितीयक संयोजकता क्या हो जाएगी, जो कि अनआयनित होती है। ठीक, ऐसा बोलेंगे। और ये किसके बराबर होगी, जो भी आपका इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उप सह संयोजक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका ये 6 आपको दिख रहा है तो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक वर्नर का सिद्धांत बहुत ही आसान है। ये बात करता है प्राथमिक संयोजकता की और द्वितीयक संयोजकता की। प्राथमिक संयोजकता जो आयनित होती है, द्वितीयक संयोजकता जो अनआयनित होती है ना। लिगेंड से आयंस में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी आपका केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो यहाँ पे क्या होती है कि जो आपका लिगैंड लगा हुआ उसकी संख्या के बराबर होती है। लेकिन लिगैंड आपका मोनोडेंटेड होना चाहिए, मतलब एक दंती होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। अदरवाइज द्विदंती होगा, जो जितने लिगेंड्स लगे होंगे उसका डबल कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये वर्नर का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर थोड़ा और आगे बताते हैं आपको।